नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आर्यभट्ट कोचिंग क्लासेज में। जैसा कि दोस्तों अपने पिछली वीडियो के अंदर देखा कि हमने बेसिक कंसेप्ट के अंदर संख्याओं के प्रकार के बारे में जाना, देखा कि कितने प्रकार की संख्याएं होती हैं। तो आज अब हम अपना बेसिक कंसेप्ट का जो पार्ट था उसको ख़त्म करते हुए आगे बढ़ेंगे और अपनी कक्षा 10 की प्रश्नावली नंबर 1 यानी कि चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं अर्थात रियल नंबर शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्तों इसके अंदर सबसे पहली बात तो हमें यह ध्यान रखना है कि प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं यानी कि नेचुरल नंबर क्या होती हैं। दूसरी पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। उसके बाद अपने को ध्यान रखना है कि परमेय संख्याएं क्या होती हैं। परमेय संख्याएं क्या होती हैं। अपरमेय संख्याएं क्या होती हैं। और वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमें ध्यान रखना है दोस्तों कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती है, परमेय संख्याएं क्या होती हैं, प्रत्येक अपरमेय संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। और एक हमें यह भी ध्यान रखना है दोस्तों कि पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। तो इन सब बातों को पहले आपको ध्यान रखना होगा कि ये संख्याएं होती क्या हैं। तो दोस्तों एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं कि प्राकृत संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्याएं क्या होती है, परमेय संख्याएं क्या होती है, अपरमेय संख्याएं क्या होती है, वास्तविक संख्याएं क्या होती है और पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। तो दोस्तों हमने पिछली वीडियो के अंदर संख्याओं के प्रकार के अंदर पढ़ा था कि प्राकृत संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो गणना करने के लिए काम में ली जाती हैं। ऐसी संख्याएं जिनका प्रयोग गणना के लिए किया जाता है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 और आगे भी कहाँ तक, अनंत तक। तो 1, 2, 3, 4, 5 और आगे भी कहाँ तक दोस्तों, अनंत तक। तो ऐसी जो संख्याएं होती है अपनी जिनका प्रयोग गणना के लिए किया जाता हो वह प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। ऐसे यदि प्राकृत संख्याओं के अंदर यदि जीरो को सम्मिलित कर लिया जाए, यदि प्राकृत संख्याओं के अंदर जीरो को सम्मिलित कर लिया जाए तो दोस्तों कौन सी संख्याएं बन जाती है, अपनी पूर्ण संख्याएं बन जाती है। कौन सी संख्याएं बन जाती है दोस्तों, पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। और यह भी कहां तक जाएगी, अपनी अनंत तक जाएगी। इसी प्रकार अगली जो अपनी संख्या है वो है परमेय संख्या। दोस्तों परमेय अपरमेय इन दोनों प्रकार की संख्याओं के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर विस्तार से जानेंगे कि परमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरमेय संख्याएं क्या होती है, इनका दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है। तो इन सब के बारे में हम यहाँ इनका अध्ययन करेंगे। तो परमेय संख्याएं क्या होती है दोस्तों कि ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सके। ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सके कौन सी संख्या कहलाती है दोस्तों, परमेय संख्याएं कहलाती है। दोस्तों पहले हम पूर्णांक संख्याओं के बारे में जानते हैं, उसके बाद फिर हम आएंगे वापस अपनी परमेय संख्या पर। जैसा कि दोस्तों पिछली वीडियो के अंदर अपन ने देखा था पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं अपने, धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक। तो दोस्तों जो संख्याएं होती है वो 0,
1 2 3 4 अनंत तक। ऐसे दोस्तों -1 -2 -3 और यह भी कहाँ तक दोस्तों, अनंत तक। तो दोस्तों एक बात जान लो आप कि ये तो जो अपना था वो क्या था दोस्तों, धनात्मक पूर्णांक, और ये कौन सा था दोस्तों, ऋणात्मक पूर्णांक। तो दोस्तों देखना कि जो परमेय संख्याएं होती हैं, जो परमेय संख्याएं होती हैं वह पूर्णांक संख्याओं का ही भाग होती है। अर्थात कि जो अपने पास p है वो भी किस प्रकार की संख्या है, पूर्णांक संख्या है। किस प्रकार की संख्या है दोस्तों, पूर्णांक संख्या, चाहे वो धनात्मक हो चाहे वो ऋणात्मक हो। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि सभी प्रकार के पूर्णांक अपने p माने जा सकते हैं या माने जाएंगे। ऐसे ही दोस्तों अपने जो q हैं बस ये भी पूर्णांक संख्याएं होती हैं, लेकिन इसमें कभी भी q का मान 0 नहीं होना चाहिए। यदि q का मान 0 हो जाएगा तो उसके बाद जो संख्या प्राप्त होगी वह होगी दोस्तों अनंत। इसलिए q का मान कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, अपने शून्य नहीं होना चाहिए। तो ये थी दोस्तों परमेय संख्या। परमेय संख्या क्या कहलाती है दोस्तों, कि p वह संख्या जिसको p बटा q के रूप में लिखा जा सके उसे परमेय संख्या कहते हैं। p क्या होता है, यह भी एक प्रकार का पूर्णांक होता है, चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो। ऐसे ही अपने पास जो q है, q भी क्या है, एक प्रकार का पूर्णांक है, लेकिन इसमें क्या होता है दोस्तों कि 0 नहीं लिया जाता। क्यों यदि q का मान 0 हो जाए या 0 हो जाए तो अपने पास जो संख्या प्राप्त होगी वो किस प्रकार की होगी, अनंत संख्या होगी। इसी प्रकार ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता वह संख्याएं कैसी संख्याएं कहलाती है दोस्तों, अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। कौन सी संख्याएं कहलाती हैं दोस्तों, अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में नहीं दर्शाया जा सकता वह संख्याएं कौन सी संख्याएं कहलाती है दोस्तों, अपनी अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। दोस्तों बहुत से बच्चे जो होते हैं उनके एक कंफ्यूजन होता है कि पाई जो है अपने, यह तो होती है दोस्तों अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या। लेकिन आप यह सोचेंगे कि 22/7 किसका मान होता है। पहली बात तो ये बताइए आप कि 22/7 किसका मान होता है, पाई का मान होता है। लेकिन आप सोचोगे कि सर कि 22/7 तो एक प्रकार की p बटा q के फॉर्म में जमी हुई संख्या है, तो यह तो परमेय संख्या होगी, लेकिन पाई क्यों नहीं। तो इसका ये अर्थ है दोस्तों कि पाई का पूरा मान 22/7 नहीं होता, बस उसको लगभग 22/7 माना जाता है। इस कारण 22/7 जो है अपनी वो एक प्रकार की परमेय संख्या होगी, और जो पाई होगा वो कौन सी संख्या होगी, अपनी अपरमेय संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है आपको। इसी प्रकार परमेय और अपरमेय संख्याओं का जो परमेय और अपरमेय संख्याओं का जो समूह होता है वह कौन सी संख्याएं कहलाती है, अपनी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो या फिर मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको जो परिभाषा बताई थी कि ऐसी संख्या जिसका वर्ग करने पर धनात्मक संख्या प्राप्त होती हो वह कौन सी संख्या कहलाती है दोस्तों, अपनी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो ये थी दोस्तों अपनी इस संख्याओं के बारे में जानकारी। और इसके आगे हम पढ़ेंगे अपने चैप्टर का जो पहला टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में, या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की तरफ। दोस्तों अब हम सीखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है, इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, या इसको क्या ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों यह जो अपने पास
लिखा हुआ है इसको हम बाद में सीखेंगे या बाद में इसके बारे में बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे कुछ उदाहरणों के साथ, तब जाकर आपको समझ में आएगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होती हैं। तो दोस्तों मान लीजिए मेरे पास कोई संख्या है 15, इसमें मैंने भाग लगाया जैसे कि 4 का। तो दोस्तों आप जब 4 का भाग 15 में लगाओगे तो कितनी बार जाएगा दोस्तों? 3 बार भाग जाएगा। और कहाँ तक जाएगा दोस्तों? 12 तक भाग जाएगा। ठीक है, जैसे ही हम इसको इसमें से घटाएंगे, यानी कि 15 में से जैसे ही 12 घटाया तो कितना प्राप्त होगा अपने पास? 3 प्राप्त होगा। ठीक है, तो देखो दोस्तों, यह जो अपना प्राप्त हुआ इसको हम बोलते हैं दोस्तों शेषफल। इसको क्या बोलते हैं अपन? शेषफल बोलते हैं। इसको R के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा? R के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। इसको हम बोलते हैं भागफल। इसको हम बोलते हैं क्या दोस्तों? भागफल। और भागफल को प्रदर्शित किया जाएगा अपने Q के द्वारा। किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा दोस्तों? Q के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। और इसको हम बोलते हैं मित्रों भाज्य, और भाज्य को प्रदर्शित किया जाएगा अपने A के द्वारा। और इसको हम बोलते हैं भाजक। इसको हम बोलते हैं भाजक, और भाजक को प्रदर्शित किया जाएगा अपने B के द्वारा। ठीक है, तो दोस्तों इसको बोलते हैं अपन भाजक, या अर्थात जिस संख्या का भाग लगाया जाता है उसे भाजक कहते हैं। जिस संख्या का भाग लगाया जाता है उसे भाजक कहते हैं। और जिस संख्या में भाग लगाया जाता है, जिस संख्या में भाग लगाया जाता है, जैसे कि यहाँ अपने पास कौन सी संख्या थी जिसमें अपन ने भाग लगाया था? 15। तो उसको क्या बोलते हैं? भाज्य। और जो हमारे पास यहाँ ये प्राप्त हुआ इसको हम बोलते हैं भागफल। और जो अपने पास नीचे जो प्राप्त हुआ इसको बोलते हैं दोस्तों हम शेषफल। तो दोस्तों आपने छोटी कक्षाओं के अंदर एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि भाज्य बराबर भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल। तो दोस्तों ये फॉर्मूला काम क्या आता है अपने? ये काम आता है दोस्तों कि जब किसी संख्या में हमने भाग लगाया, यानी कि 15 में किसका भाग लगाया था दोस्तों? भाजक कितना था अपने पास? भाजक था अपने पास दोस्तों 4। भागफल कितना है अपने पास? 3 प्लस शेषफल कितना है दोस्तों अपने पास? 3। ठीक है, अब देखो दोस्तों, जब हम इसको हल करेंगे अर्थात राइट साइड को हल करते हैं तो अपनी लेफ्ट हैंड साइड पुनः प्राप्त हो जाती है। देखो कैसे? 4 इंटू 3, 4 तिया 12, 12 प्लस 3 बराबर 15। ठीक है, तो दोस्तों ये जो अपना फॉर्मूला होता है, यह जो अपना सूत्र होता है, यह होता है दोस्तों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र। क्या होता है दोस्तों? ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र होता है। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि A बराबर बी क्यू प्लस आर। A बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां देखो दोस्तों, आपको पता है कि मैं R के द्वारा शेषफल को प्रदर्शित कर रहा हूँ। R के द्वारा किसको प्रदर्शित कर रहा हूँ मैं? शेषफल को। ध्यान देना, बात को पूरी को ध्यान से सुनिए और बात को समझने की कोशिश कीजिए।
देखो दोस्तों, ये है अपने पास शेषफल। दोस्तों, जब कभी भी भाग लगाया जाता है तो शेषफल या तो शून्य प्राप्त होता है या फिर शून्य से बड़ा प्राप्त होता है, ना कि शून्य से छोटा अर्थात माइनस की संख्या या ऋणात्मक संख्या। तो दोस्तों, कभी भी ऋणात्मक संख्या शेषफल के रूप में हमें प्राप्त नहीं होती, या तो शून्य प्राप्त होगा या फिर शून्य से बड़ी संख्या प्राप्त होगी। तो दोस्तों, शेषफल या तो शून्य प्राप्त होगा या फिर शून्य से बड़ा प्राप्त होगा। जब देखो दोस्तों, यह जो चिन्ह है अपने, यह दिखा रहा है कि शेषफल क्या है अपने, शून्य से बड़ा। या फिर यदि मैं इसके नीचे एक रेखा खींच दूं तो यह दिखाएगा दोस्तों कि शेषफल शून्य से बड़ा और उसके बराबर होगा। और जो शेषफल होता है वह हमेशा जो भाजक होता है दोस्तों उससे छोटा ही होता है। अर्थात जो भाजक होता है अपना, वो क्या होता है दोस्तों, हमेशा शेषफल से बड़ा ही होगा। तो दोस्तों, यह होती है अपनी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कि a बराबर b q प्लस r, जहाँ शेषफल हमेशा 0 या 0 से बड़ा प्राप्त होगा और भाजक हमेशा किससे बड़ा होगा दोस्तों, शेषफल से बड़ा होगा। तो दोस्तों, यह है अपने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की परिभाषा या उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी जो कि अपने बुक के अनुसार है। दोस्तों देखना, दो धनात्मक पूर्णांक। अब मैंने बताया कि पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, धनात्मक और एक ऋणात्मक। तो दो धनात्मक पूर्णांक a एवं b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r, जहां शेषफल या तो 0 के बराबर होगा या फिर 0 से बड़ा होगा। और जो शेषफल होगा अपना, वह किससे छोटा होगा, भाजक से छोटा होगा। तो दोस्तों, यह थी अपनी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है कि HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग किया जाता है। आप सभी जानते होंगे कि HCF अर्थात महत्तम समापवर्तक, या फिर हम इसे शॉर्ट में मस भी बोल सकते हैं, और इसका जो इंग्लिश में फुल फॉर्म होगा वो दोस्तों क्या होगा, अपना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये थी दोस्तों अपनी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जो कि कक्षा 10वीं का पहला टॉपिक है। यह गणित के अंदर जो अपना पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या है, उसके अंदर जो पहला चैप्टर है उसका पहला टॉपिक, जिसके बारे में हम आगे डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को किस प्रकार से हल किया जाता है। तो आइए इसको कुछ उदाहरणों की सहायता से हम समझते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है। तो दोस्तों, अपने पास पहला उदाहरण है कि 42 का भाग 455 में लगाइए और 420 में 130 का भाग लगाइए। तो दोस्तों, यहाँ हम भाग विधि की सहायता से या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि की सहायता से HCF ज्ञात करेंगे। दोस्तों, हम छोटी कक्षाओं में HCF ज्ञात करने के लिए गुणनखंड विधि का प्रयोग करते थे, लेकिन हम कक्षा 10वीं के अंदर गुणनखंड विधि का भी प्रयोग करेंगे और साथ ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि का प्रयोग भी करेंगे। तो दोस्तों, अब आप 42 का भाग 455 में लगाओगे तो दोस्तों कितनी बार जाएगा भाग, 10 बार। कितनी बार जाएगा दोस्तों, 10 बार भाग जाएगा। कितने, कहाँ तक, 420 तक, 420 तक।
और क्या कर देंगे दोस्तों, इसको घटा देंगे। तो दोस्तों जैसे ही हम इसको घटाएंगे तो अपने पास कितना प्राप्त हो जाएगा, 35 प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, 35 प्राप्त हो जाएगा। तो देखो दोस्तों अब हम देख पा रहे हैं कि जो भाजक है अपना भाजक, वह शेषफल से क्या है दोस्तों, बड़ा है। तो अब हम इसका भाग इसमें नहीं लगा सकते। यदि 42 का भाग 35 में नहीं लगाया जाएगा तो अब हम क्या करेंगे कि 35 का भाग किस में लगाएंगे, 42 में लगाएंगे। 35 का भाग किस में लगाएंगे दोस्तों, 42 में लगाएंगे। तो 35 को मानेंगे हम भाजक और 42 को क्या मानेंगे, भाज्य। 42 को क्या मानेंगे, भाज्य। तो दोस्तों 35 का भाग 42 में कितनी बार जाएगा, एक बार। कितनी बार जाएगा दोस्तों, एक बार। 35 का भाग 42 में गया दोस्तों अपने एक बार। 35 को उतारेंगे यहाँ पर और क्या कर देंगे, इनको घटा देंगे। तो 42 में से 35 को घटाओ तो कितना प्राप्त होगा अपने पास, 7 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 7 प्राप्त होगा। तो जो पहली कंडीशन यहाँ बनी थी उसी प्रकार की कंडीशन दूसरी अपने पास, जैसे कि फिर वही भाजक बड़ा है और शेषफल क्या है अपना छोटा। तो फिर क्या करना है दोस्तों, फिर वापस क्या करेंगे अपन कि 35 को भाज्य बना दो और शेषफल 7 को भाजक बना दो। तो 7 का भाग 35 में लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। कितनी बार जाएगा दोस्तों, 5 बार। और शेषफल कितना प्राप्त हो जाएगा अपने पास, 0। तो इस प्रकार से हमें सबसे पहले भाग लगाना है और भाग लगाने के बाद प्राप्त होने वाली प्रत्येक स्टेप को 1 2 3 प्रत्येक स्टेप को सूत्र A बराबर B Q प्लस R के अनुसार प्रत्येक स्टेप को हम लिख देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों, प्रत्येक स्टेप को अपन लिख देंगे। तो देखो A बराबर क्या है अपने पास 455। तो A बराबर कितना है दोस्तों अपने पास 455 और B बराबर कितना है दोस्तों अपने पास 42। Q बराबर कितना है अपने पास 10 प्लस R बराबर कितना है अपने पास 35। तो ये तो थी अपनी पहली स्टेप। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख के बता सकते हो कि R जो है अपना वह 0 के बराबर नहीं आया। एचसीएफ तभी ज्ञात होगा या एचसीएफ तभी प्राप्त होगा जब R का मान 0 प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों यह जो अपनी लास्ट स्टेप थी इसके अंदर हमने देखा कि जो हमारा शेषफल था वो क्या प्राप्त हो गया दोस्तों, 0 प्राप्त हो गया। तो जिस संख्या का भाग लगाने पर अंतिम बार में शेषफल 0 प्राप्त हो जाए वही क्या होता है दोस्तों, अपना एचसीएफ होता है। वही क्या होता है, अपना एचसीएफ होता है। तो देखो 7 का भाग लगाने पर क्या प्राप्त हुआ था अपने पास 0। लेकिन देखो दोस्तों कि जब हमने 42 का भाग 455 में लगाया तो 10 बार भाग गया, लेकिन जो शेषफल अपने पास प्राप्त हुआ वो कितना था दोस्तों, 35 था, न कि 0। तो हम यहाँ लिखेंगे कि R इज नॉट इक्वल 0। R इज नॉट इक्वल 0 अर्थात R 0 के बराबर नहीं है। इसी प्रकार हम अगली स्टेप वही सूत्र लगा देंगे वापस। और चाहो तो आप बार बार सूत्र न लगाने के बजाय सीधे ही आप इसको कर सकते हो इस प्रकार से। बयालीस बराबर B कितना था, ये हो गया दोस्तों अपना A बराबर B कितना है अपने पास 35। Q कितना है दोस्तों अपने पास 1 और R कितना आया था दोस्तों अपने पास 7। अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ भी हमारे पास जो R का मान था वह कितना प्राप्त हुआ 7, न कि 0। तो हम कह सकते हैं कि R इज नॉट इक्वल 0। ठीक है।
अगली अपने पास तीसरी जो स्टेप थी मित्रों वह थी ए बराबर कितना था अपने पास 35 बराबर बी बराबर कितना था अपने पास 7 इंटू और क्यू बराबर कितना था अपने पास 5 और प्लस शेषफल कितना आया अपना 0। तो इस प्रकार से हमारे पास 7 का भाग लगाने पर शेषफल कितना प्राप्त हुआ 0 प्राप्त हुआ। तो हम कह सकते हैं कि r बराबर कितना आ गया अपने पास 0। तो अतः 455 और 42 का एचसीएफ कितना प्राप्त होगा दोस्तों अपने 7 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा 7 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रश्नों को हल करते हैं। कितना कोई सा भी प्रश्न हो दोस्तों, कितना भी कठिन या कितनी भी बड़ी संख्या का हम बड़ी आसानी से एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों एक बात बता दूं मैं आपको कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि बड़ी संख्याओं का गुणनखंड करना क्या होता है दोस्तों, मुश्किल होता है। इसलिए ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से बड़ी संख्याओं का आसानी से एचसीएफ ज्ञात किया जा सकता है। इसलिए ही हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों देखो 130 का भाग 442 में लगाएंगे तो कितने बार जाएगा दोस्तों अपने, कितनी बार जाएगा दोस्तों 3 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा दोस्तों 3 बार जाएगा। 130 का भाग 420 में कितनी बार जाएगा दोस्तों 3 बार जाएगा। कहाँ तक जाएगा 390 तक जाएगा। घटाने पर कितना प्राप्त होगा अपने पास 30 प्राप्त होगा। इसके बाद वही जो अपना शेषफल है वह भाजक से क्या हो गया दोस्तों छोटा हो गया। यदि शेषफल भाजक से छोटा प्राप्त हो तो शेषफल को भाजक बना दो, शेषफल को भाजक बना दो और भाजक को भाज्य बना दो, भाजक को भाज्य बना दो। तो 130 तो देखना दोस्तों कि 30 का भाग 130 में लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा अपने 4 बार जाएगा। कहाँ तक जाएगा 120 तक जाएगा। और इनको जब हम घटाएंगे तो घटाने पर कितना प्राप्त होगा दोस्तों 10 प्राप्त होगा। तो दोस्तों अब हम फिर देख सकते हैं कि अपना जो शेषफल है वो किससे छोटा प्राप्त होता है, भाजक से छोटा प्राप्त होता है। किससे छोटा प्राप्त होता है दोस्तों, भाजक से छोटा प्राप्त होता है। तो भाजक को वापस भाज्य बना दो और शेषफल को क्या बना दो आप भाजक बना दो। तो देखना दोस्तों 10 का भाग 130 में कितनी बार जाएगा 3 बार। कहाँ तक 30 तक। और घटाने पर कितना प्राप्त हो जाएगा अपने पास 0 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इस सवाल को भी बड़ी आसानी से कर लिया। और इस सवाल का भी हम फॉर्मेट बनाएंगे दोस्तों a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो दोस्तों पहली जो अपनी स्टेप थी वो थी 420 बराबर 130 इंटू क्यू का मान 3 और शेषफल कितना है अपने पास 30। तो यहाँ भी क्या नहीं हुआ दोस्तों अपना r इज नॉट इक्वल 0। अपने पास जो r का मान था दोस्तों वो क्या प्राप्त नहीं हुआ 0 प्राप्त नहीं हुआ। जब r का मान 0 प्राप्त नहीं होता तो हम फिर क्या करते हैं दोस्तों, हम आगे भी भाग की प्रक्रिया को बढ़ाते रहते हैं। ठीक है, फिर 130 में भाग लगाया हमने, किसका लगाया दोस्तों 30 का लगाया। कितनी बार गया 4 बार। शेष कितना आया अपने पास 10। तो यहाँ भी r का मान जो था अपने पास 0 प्राप्त नहीं हुआ। फिर तीसरी स्टेप हमने की कि 30 में भाग लगाया किसका 10 का। कितनी बार 3 बार। शेषफल कितना प्राप्त हुआ 0। यदि r का मान 0 प्राप्त हो जाए
तो अब हम कर सकते हैं दोस्तों, ये दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद आपको, मैं ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। लास्ट जो अपना था वो था दोस्तों 30 बराबर 10 × 3 प्लस 0। यहाँ प्राप्त हुआ अपने पास r का मान 0, तो अतः 420 और 130 का HCF कितना प्राप्त होगा दोस्तों? 10 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा अपने पास? 10 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के सवालों को बड़ी आसानी से हल कर सकते हो। तो दोस्तों ये था अपना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का पार्ट फर्स्ट। इसके आगे हम अपनी जो बुक है कक्षा 10वीं के अंदर उसके कुछ उदाहरणों को देखेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 उसमें जो पूरा का पूरा अपना पोर्शन है उसमें उसके अंदर दोस्तों पहला जो क्वेश्चन है वो पूरे के पूरे क्वेश्चन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से ही हल किए जाएंगे। और इसी प्रकार के प्रश्न है उसके अंदर जिनका अपने को क्या ज्ञात करना है दोस्तों? HCF ज्ञात करना है। तो आप अपनी बुक में देखकर एक बार उन सवालों की प्रैक्टिस कीजिए या उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप अपने आप को बेहतर बना सके। तो इस प्रकार से आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करते हो। और दोस्तों ये थी अपनी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की क्लास। तो दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो कृपया लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो किस प्रकार की लगी। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।